जैसे जैसे सूर्य धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरने लगा, जू फेंग और झाओ काई दोनों की दृष्टि सीमित हो गई। गोधूली के कोमल रंग फीके पड़ गए, परछाइयां लंबी होती गईं, जिससे परिदृश्य पर एक भयानक अंधेरा छा गया। कभी साफ रास्ता अब धुंधली बाधाओं और बदलती हुई आकृतियों का एक चक्रव्यूह बन गया था। जू फेंग की तीव्र इंद्रियों ने उसे मंद प्रकाश में शीघ्रता से अनुकूलन करने में सहायता की। उसकी आंखें आसानी से भूभाग को स्कैन कर लेती थीं। पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से आती रात्रिचर जीवों की आवाजें उसे राह दिखाती रहीं। वह शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। पथरीले रास्ते पर उसके कदमों की आहट भी बमुश्किल सुनाई दे रही थी। इसके विपरीत झाओ काई बढ़ते अंधेरे से जूझ रहा था। उसकी सांसें तेज और उथली थीं। वह शू फेंग के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा था। हर कदम जोखिम भरा लग रहा था। कभी कभी उसके पैर ढीली बजरी पर फिसल जाते थे या छिपी हुई जड़ों में फंस जाते थे। रात की आवाजें, जो कभी सुकून देने वाली पृष्ठभूमि थीं, अब एक भटका पैदा करने वाले कोलाहल जैसी लग रही थीं। यह वैसा ही डरावना और भयावह एहसास था जैसा झाओ काई को तब हुआ था जब वे पहले उस भयावह कोहरे में थे। फेंग, रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा है, झाओ काई ने चट्टानों से टकराते हुए कहा। उसकी आवाज में निराशा और चिंता के भाव थे। जू फेंग ने पीछे मुड़कर देखा। मंद रोशनी में उसकी आंखें कुछ देर के लिए झाओ काई से मिलीं। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखो और मन में कल्पनाएं करना बंद करो। तुम जितनी ज्यादा काल्पनिक या खतरनाक बातें सोचोगे, उतनी ही ज्यादा चिंता महसूस करोगे, उसने धीरे से चेतावनी दी। यद्यपि उनका मानना था कि वे लोग उदास माहौल में थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि माहौल और वातावरण अपरिवर्तित रहा। एकमात्र चीज जो बदली वह थी झाओ काई की मनोदशा और भावना। रात्रि के समय और भूभाग से अपरिचित होने के कारण वह हर सेकंड में सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करता था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गति कठोर हो गई। जब तक वह स्वयं को संयमित और शांत रख सकता था, तब तक वह आसानी से अपनी सामान्य स्थिति में लौट सकता था। 4 रबेट। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि दिन का समय हो गया है। अब तुम चारों ओर से चमकती रोशनी से घिरे हो और जो आवाज तुम सुन रहे हो, वह अजीब तरह से उस समय की याद दिलाती है जब तुम प्रशिक्षण ले रहे थे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई खतरा बाकी है? जू फेंग ने सुझाव दिया। अपनी आंखें बंद किए हुए झाओ काई ने जू फेंग द्वारा दिए गए सुझाव को लागू करना शुरू कर दिया, और निश्चित रूप से उसे एहसास हुआ कि वह अब तक खुद को डरा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कई लोग मेरी ओर देख रहे हैं? झाओ काई ने भौहें सिकोड़ते हुए और आंखें बंद रखते हुए पूछा। जू फेंग एक पल के लिए रुका और फिर हंसते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय हम वाकई शिकार हो रहे हैं। आपकी समझ और इंद्रियां आपको बता रही हैं कि हम खतरे में हैं। क्या? चकित होकर झाओ काई ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और अपनी पीठ से आयरन बोल्ट राइफल निकाली और फायर करने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने जू फेंग को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर वे बिना तैयारी के हम पर हमला कर देते तो हम मर सकते थे। शांत हो जाओ, जू फेंग शांति से मुस्कुराया। हम पर हमला करने वाले राक्षस खतरनाक नहीं हैं, बल्कि वे हमसे सावधान हैं। वरना मैं अपना समय लेकर तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद क्यों करूंगा? लेकिन फिर भी आप मुझे पहले ही चेतावनी दे सकते थे। झाओ काई ने मुंह बनाया और शू फेंग के पास गया। वह स्पष्ट रूप से चिंतित और चिंतित था। तुम एक छोटी लड़की की तरह क्यों रूठ रही हो? जू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे दूर धकेल दिया। इसे ध्यान में रखें। दिव्य दुनिया के राक्षस आम खेल के राक्षसों से अलग होते हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से आक्रामक होते हैं और आपको देखते ही हमला कर देते हैं, जबकि कुछ राक्षस आपको घूरते रहते हैं। जब तक उन्हें उकसाया न जाए, वे आमतौर पर आपको अकेला छोड़ देते हैं। उसके बाद जू फेंग ने पवित्र अग्नि का प्रयोग करके उनके आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया और झाड़ियों में छिपे राक्षसों को प्रकट कर दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर रही। फिर उन्होंने उन राक्षसों की ओर इशारा करते हुए बताया, इस समय वे राक्षस हमसे सावधान हैं, और यदि हमने कोई आक्रामक कदम उठाया तो वे इसे दुश्मन की तरह लेंगे। क्या तुम गंभीर हो? झाओ काई ने अपने होंठ हिलाए और अविश्वास भरे भाव से जू फेंग की ओर देखा। आपने अभी पवित्र अग्नि डाली है, तो क्या वे अब हम पर हमला नहीं करेंगे? उन्होंने इस ओर इशारा किया।
तुम सही हो, जू फेंग ने धीरे से हंसते हुए कहा और चुपचाप पीछे हट गया। अपना एक पैर ऊपर उठाकर उसने धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें पीछे से उन्हें मारने के लिए उकसाऊंगा। क्या? इससे पहले कि झाओ काई उसका मतलब समझ पाता, जू फेंग ने उसके नितंब पर लात मारी, जिससे वह सीधे राक्षसों के छिपने के स्थान पर जा गिरा। झाओ काई की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, फेंग। अपनी चीख के बावजूद झाओ काई शांत बैठने और राक्षसों को अपने ऊपर टूट पड़ने देने वाला नहीं था। कुछ रोल करने के बाद वह जल्दी से अपनी स्थिति में आया, अपनी आयरन बोल्ट राइफल निकाली और ग्लूटोनी का कौशल सक्रिय किया। इस बीच झाओ काई के दुस्साहसिक व्यवहार से राक्षस क्रोधित हो गए और उस पर टूट पड़े। दृढ़ निश्चय के साथ झाओ काई का पिछला डर दूर हो गया। जितने ज्यादा उतना अच्छा, उसने मन ही मन व्यंग्य किया और ट्रिगर दबाकर कई गोलियां दाग दी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी फायरिंग दर में सुधार हुआ है। इससे भी अच्छी बात यह थी कि उसने महसूस किया कि राक्षस पर गोली लगने से उसमें से एक पवित्र प्रकाश निकला। उलझन में पड़कर वह पीछे मुड़ा और जू फेंग को घूरने लगा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जू फेंग ने हल्के से हंसते हुए झाओ काई पर वार जारी रखा। राक्षस अभी भी तुम्हारी ओर आ रहे हैं, तो क्या अब ध्यान भटकाने का समय आ गया है? इसके बाद तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। झाओ काई ने हंसते हुए अपनी शूटिंग फिर से शुरू कर दी। हालांकि उसकी मारक क्षमता में काफी सुधार हुआ, फिर भी वह उस पर झपट रहे कई राक्षसों को रोकने के लिए काफी नहीं थी। उनमें से कुछ उसके करीब पहुंचने में कामयाब रहे और उसे काफी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि जू फेंग का उपचार भी उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन झाओ काई ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह एक पागल आदमी की तरह था, सारे दर्द को नजरअंदाज कर रहा था और बस इन राक्षसों को खत्म करना चाहता था। मेरे पास आओ, वह चिल्लाया, हर सेकंड के साथ उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। यह पागल आदमी, अवाक, जू फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि कोने में धकेल दिए जाने पर झाओ काई का यह क्रूर पक्ष होगा। हरी भरी घाटी में रात छा गई थी, लेकिन एक खास इलाके में गोलियों की लगातार आवाजें गूंज रही थीं। हर आवाज के साथ राक्षस गिर रहे थे और एक पागल आदमी ऊपर से नीचे तक लगभग खून से लथपथ था। वह पागल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झाओ काई था, जो अपनी मानसिक संतुलन खो चुका था और जो भी उस पर छलांग लगाने या झपटने की हिम्मत करता था, उसे मार डालता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बचे हुए राक्षस झाओ काई के जोश से बुरी तरह डर गए। आगे और लड़ने और अपने और रिश्तेदारों को खोने के बजाय उन्होंने पीछे हटने का संकेत देने के लिए एक आवाज निकाली। इतनी जल्दी नहीं, झाओ काई ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह उनका पीछा करने के लिए तैयार हो। हालांकि उसका सिर अचानक से टकरा गया और झाओ काई एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ घूम गया, लेकिन जब उसने देखा कि वह कौन था तो वह जल्दी से भीग गया। क्या आप एक और संभोग चाहते हैं? जू फेंग ने भावशून्य स्वर में पूछा। नहीं। झाओ काई ने अपना सिर ऐसे रगड़ा जैसे कोई बच्चा कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो। जू फेंग ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, अपनी लोलुपता की कला के इस्तेमाल पर ध्यान दो। ऐसा लग सकता है न लगे, लेकिन अगर तुम इसे खुद पर हावी होने दोगे तो तुम्हारी भावनाएं प्रभावित हो रही हैं। उलझन में उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। कोई हुनर मेरी भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है? जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और सीधे उसे एक वीडियो भेज दिया। वह अपने सुधार को दिखाने के लिए पहले ही अपनी लड़ाई की रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि इससे उसे एक परेशानी पैदा करने वाले बम को पहचानने में मदद मिलेगी। लगता है मुझे काई के लोलुपता कौशल के बारे में और अधिक शोध करने की आवश्यकता है, उसने भौहें सिकोड़ ली। शुरू में उसे लगा कि झाओ काई में एक छिपा हुआ पर पीड़क पक्ष है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। दरअसल, उस पर ग्लूटोनी स्किल का असर हो रहा था और जितना ज्यादा खून वह देखता, उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता। यह मैं था, झाओ काई ने अविश्वास में कहा। उसे स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ कि वीडियो में जो व्यक्ति था वह वही था। मैं इतना खूंखार कैसे हो गया? उसने सवाल किया। अब चूंकि उसकी पेटूपन की कला खत्म हो चुकी थी, खासकर जू फेंग द्वारा दिए गए धक्के की बदौलत, वह अपनी सामान्य शांति वापस पा चुका था।
इसलिए वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित था कि वह एक पागल खलनायक में बदल गया था, जो खून की तलाश में था और उसमें आनंद ले रहा था। अपनी लोलुपता की कला का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचो। इसका इस्तेमाल सिर्फ आपात स्थिति में ही करो और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, जू फेंग ने सख्ती से चेतावनी दी। वह उसे पागलपन की हद तक जाने नहीं देना चाहता था। दूसरों ने सोचा होगा कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन केवल वही जानता था कि दिव्य विश्व कौशल खेल के भीतर और वास्तविक दुनिया में एक खिलाड़ी को कितना प्रभावित करेगा। मानो अब जब उसे इस समस्या का पता चल गया है, तो वह इसे और बढ़ने देगा। क्या यही कारण था कि अतीत में लोलुपता कौशल वाले खिलाड़ी हमेशा इतने पागल और खूनी होते थे? जू फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, मानो वह संबंध खोजने और मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। सच कहा जाए तो उन्होंने केवल एक्स ग्लूटोनी कौशल वाले खिलाड़ियों के बारे में सुना था और जानकारी कई स्रोतों से प्राप्त की थी, जिन्हें उन्होंने एक साथ संकलित किया था। इस प्रकार उनके पास इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। और चूंकि झाओ काई में पहले से ही ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, इसलिए जू फेंग को अधिक सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत थी। अच्छी बात यह रही कि झाओ काई को ज्यादा परवाह नहीं लगी और उसने बस उसे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, मैं ग्लूटोनी स्किल का इस्तेमाल बंद कर दूंगा, जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। कारण क्या है? उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर यह उसके लिए फायदेमंद होता तो जू फेंग ऐसी चीज का अनुरोध नहीं करता। ठीक है, पहले राक्षस की लाश ले आओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शैडो वुल्फ्स का निवास स्थान यहां से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो राक्षस थे वे कमजोर रहे होंगे। जू फेंग ने आगे के अंधेरे रास्ते पर नजर डाली और कहा, जिस प्रकार मनुष्य अपने स्थान के प्रति रक्षात्मक होते हैं, राक्षस भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। शक्तिशाली राक्षसों के पास स्वाभाविक रूप से अपना निवास स्थान होगा, तथा कमजोर राक्षसों को बाहर निकाल दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा, जब तक कि वे स्वयं अपना विनाश नहीं चाहते। कुछ समय बाद झाओ काई ने लाशों को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया और उन्हें जू फेंग को सौंप दिया। तुम सच में मुझे कुली की तरह काम करवा रहे हो, फेंग, झाओ काई ने धीरे से शिकायत की। भले ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, लेकिन उसे कभी भी किसी कम वेतन वाले कर्मचारी की तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी शू फेंग उससे बहुत ज्यादा काम करवाकर बहुत बेईमान था। राक्षसों को उसने मारा था तथा उसे भी उसने ही एकत्र किया था। इस बीच जू फेंग पीछे खड़े होकर ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह कोई बुद्धिमान ऋषि या गुरु हों जो अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहे हों। निश्चित रूप से जू फेंग ने केवल एक तेज चमक के साथ जवाब दिया, जो उसके चश्मे की झलक थी, जिससे झाओ काई तुरंत पीछे मुड़ गया और सीटी बजा दी। मैं तुम्हें बस इसे आदत बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूं, जू फेंग ने कुछ सेकंड बाद समझाया। याद रखना, ईश्वरीय दुनिया में संसाधन बहुत कम हैं और बहुत कम लोग वो पा सकते हैं जो वे चाहते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा उन चीजों को लूटना चाहिए जिनके लिए तुम कड़ी मेहनत करते हो और कभी किसी को उसे छीनने नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं। चाहे झाओ काई ने वास्तव में इसे समझा हो या वह सिर्फ कह रहा हो, जू फेंग का अब आवश्यकता से अधिक जानकारी और सलाह देने का इरादा नहीं था। जैसे ही दोनों ने अपनी यात्रा पुनः शुरू की, उन्होंने शीघ्र ही कुछ छाया भेड़ियों को एक निश्चित सीमा के भीतर गश्त करते हुए देखा। तुरंत जू फेंग ने झाओ काई को खींच लिया और उसे पास की एक झाड़ी में चुपचाप खड़े रहने का इशारा किया। छाया भेड़ियों की राह पर नजर रखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। गश्त करते छाया भेड़ियों की कुछ झलक के अलावा इसका निवास स्थान अंधेरे में डूबा हुआ था और चांदनी मुड़े हुए पेड़ों की घनी छतरी के माध्यम से मुश्किल से ही प्रवेश कर पाती थी। जमीन आसमान थी और गिरे हुए पत्तों और काई की मोटी परत से ढकी हुई थी, जिससे भेड़ियों के कदमों की आवाज तो दब गई, लेकिन अप्रशिक्षित आंखों के लिए उन्हें देख पाना मुश्किल हो गया। कभी कभी पत्तों की सरसराहट और दूर से भेड़ियों की चीखें एक टिक टिक करते बम की तरह थीं, जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार थीं। जू फेंग ने झाओ काई की हालत पर नजर डाली और धीरे से आह भरी। काई को अभी भी रात में लड़ने का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं कोई और तरीका ही अपना सकता हूं। चलो कुछ मीटर और पीछे चलते हैं, जू फेंग ने झाओ काई से फुसफुसाते हुए कहा, जो स्पष्ट रूप से भयभीत था। पहले वाला एड्रेनालाइन रश खत्म हो चुका था। इसलिए अब रात में शैडो वुल्व्स का सामना करने पर वह डर से भर जाता था।
अन्य लोगों को शायद पता न हो, लेकिन झाओ काई ने अपनी पिछली लड़ाई को याद किया था और बताया था कि उसने कई शॉट चुके थे। यदि जू फेंग की सूक्ष्म सहायता न होती, तो वह छाया भेड़ियों के निवास स्थान तक पहुंचने से पहले ही चूर्ण बन जाता। कुछ देर बाद दोनों के बीच काफी दूरी हो गई और झाओ काई बुदबुदाने लगा, हमें बस सूरज उगने तक इंतजार करना चाहिए, फेंग। मेरा निशाना वाकई उतना अच्छा नहीं है। दबाव बहुत ज्यादा है। आखिरकार उसने अपनी बात मान ली और अपने मन की बात कह दी। जू फेंग ने उससे इतनी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं, जिससे उस पर बहुत दबाव पड़ रहा था। वह खुद को एक निशानेबाज मानना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। जू फेंग एक पल के लिए रुका और फिर हंसते हुए झाओ काई के कंधे पर थपथपाया। मुझे तुमसे कोई कमाल का शूटर बनने की उम्मीद नहीं है। बस मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो जाओगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मरवाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? झाओ काई ने संदेह से मजाकिया अंदाज में कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मजाक के जरिए अपनी चिंता को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। अफसोस, मजाक बिल्कुल गलत था और इससे वह एक जोकर जैसा लग रहा था। क्या तुम्हें वह राक्षसी लाश याद है, जिसे इकट्ठा करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? जू फेंग ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। गश्त लगाने वाले ये शैडो वुल्फ अपने आवास के आसपास छिपे घुसपैठियों का पता लगाने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर उन्हें अचानक दूर से स्वादिष्ट कच्चे मांस की गंध आ जाए? मुझे समझ नहीं आया। हैरान होकर झाओ काई ने अपना सिर खुजलाया, उसे स्पष्ट रूप से कुछ और संकेतों की आवश्यकता थी। कभी-कभी जू फेंग के शब्द बहुत गहरे होते हैं और उन्हें समझने के लिए काफी विश्लेषण और विचार प्रक्रिया की जरूरत होती है। और चूंकि उसका मन ऐसा करने का नहीं था, इसलिए उसने सीधे जवाब मांगा। जू फेंग उसके आलस्य पर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर भी उसने और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए समय निकाला। मान लीजिए मैंने आपके लिए स्वादिष्ट खाना खरीदा, लेकिन आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप खाने की खुशबू का विरोध कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे? इससे पहले कि जू फेंग आगे बोल पाता, झाओ काई के मुंह के कोने में लार दिखाई देने लगी थी। तो तुमने मुझे इन राक्षसी लाशों को इकट्ठा करने को कहा था ताकि गश्त लगा रहे छाया भेड़ियों को उनके काम से भटकाया जा सके? झाओ काई ने उत्साह से जवाब दिया मानो उसे जैकपॉट मिल गया हो। यद्यपि उसकी व्याख्या सही थी, लेकिन जू फेंग को यह बात नापसंद थी कि उसे समझने के लिए उसे भोजन का उपयोग करना पड़ता है। यह सब लोलुपता कौशल का दोष होना चाहिए, उन्होंने अनुमान लगाया और झाओ काई को इतना प्रभावित करने के लिए लोलुपता को दोषी ठहराया। झाओ काई कभी भी खाने का शौकीन नहीं था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद था और वह उसका आनंद लेता था। खैर, उस क्षेत्र के आसपास कुछ राक्षस लाशें बिखेरना शुरू करो। जू फेंग ने एक अंधेरी जगह की ओर इशारा किया। यही स्थान है ना? उनकी दृष्टि अभी भी सीमित थी, इसलिए झाओ काई को निर्देशानुसार कुछ लाशों को बिखेरने से पहले 2 बार पूछना पड़ा कि क्या वह सही स्थान पर खड़ा है। जहां तक जू फेंग की बात है, उसने आसपास की शाखाओं और पत्तों का इस्तेमाल करके कृत्रिम रूप से कुछ जाल बनाए। ये जाल राक्षसों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी गति को अस्थायी रूप से बाधित करने के लिए हैं। आखिरकार, झाओ काई का निशाना वास्तव में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि शैडो वुल्व्स की चपलता कुछ हद तक कम हो जाए ताकि वह निशाना साध सके। इस दर पर, क्या मेरी भूमिका अभी भी एक पादरी की है? जू फेंग ने चुपचाप सोचा, एक चिकित्सक की तुलना में एक दाई की तरह अधिक महसूस कर रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके लिए सब कुछ सुरक्षित रहे, उन्हें बहुत सारी चीजें तैयार करनी पड़ी, और यह वास्तव में बहुत थका देने वाला था। थकावट इसलिए क्योंकि उसके संसाधन तेजी से खत्म हो रहे थे। उसके पास बस कुछ ही संसाधन थे, उसके बाद वे खत्म हो जाएंगे और उसे और संसाधन जुटाने होंगे, चाहे वह जंगल में हो या एनपीसी स्टोर में। फेंग, मैंने उन्हें तितर-बितर कर दिया है, झाओ काई ने अचानक घोषणा की, जिससे जू फेंग ने उसके बड़बोलेपन के कारण लगभग अपना डंडा उस पर फेंक दिया। चुप, छाया भेड़िए हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। क्या तुम उन्हें इतनी बुरी तरह से सतर्क करना चाहते हो? जू फेंग जल्दी से उसके पास दौड़ा और धीमे स्वर में उसे डांटा। चारा तो रखा है,
लेकिन अगर उन्होंने हमें सुन लिया या पहचान लिया तो फिर चारा डालने का क्या मतलब था? फिर तो तुम जोर जोर से चिल्लाकर बात कर सकते हो। सॉरी, शर्मिंदा होकर झाओ काई केवल माफी मांग सकता था। जब उन्होंने दिव्य विश्व को एक साधारण वीडियो गेम के रूप में लिया, जबकि जू फेंग ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, तो उत्साहित न होना कठिन था। शायद ही कभी उसने जू फेंग को दिव्य जगत की किसी चीज को लेकर इतना उत्साहित होते देखा हो। उसकी नज़र में सब कुछ स्वाभाविक या अपेक्षित ही लगता था। कुछ समय बाद दोनों और दूर चले गए और जू फेंग ने झाओ काई को निर्देश दिया कि उसे कहाँ खड़ा होना है। तुम्हें चुकने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और जब मैं कहूं तभी गोली चला दो, ठीक है? जू फेंग ने उससे पुष्टि के लिए कहा। अपना सिर हिलाते हुए झाओ काई ने गंभीर भाव बनाए रखा। मैं तभी गोली चलाऊंगा जब आप कहेंगे, उसने जवाब दिया। अच्छा, अगर मैं कभी आदेश न दूं तो गोली मत चलाना, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा निशाना साफ है। जू फेंग ने इस बात पर और जोर दिया। वह झाओ काई के मन में ट्रिगर अनुशासन का अर्थ बिठाना चाहता था। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि झाओ काई पर यह दबाव डाला जाए कि वह अपने शॉट मिस नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने निशाने को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाए तो उसके चुकने की संभावना 90% तक हो सकती है। तनावपूर्ण स्थिति में भी पूरी तरह शांत रहकर ही कोई सही निशाना लगा सकता है। ठीक इसी समय बहुत सी चीखें गूंजी और हल्के कदमों की आवाजें सुनाई दी। वे यहाँ हैं, जू फेंग ने झाओ काई के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। रात में चीखें गूंज रही थीं, जो शिकारियों के निकट आने की डरावनी याद दिला रही थी। यह ध्वनि घने जंगल में गूंज उठी, जिससे एक भयानक, भ्रमित करने वाला कोरस उत्पन्न हुआ, जिससे भेड़ियों के सटीक स्थान का पता लगाना कठिन हो गया। जैसे जैसे कदम करीब आते गए, जू फेंग और झाओ काई को पत्तों की हल्की सरसराहट और पैरों के नीचे टहनियों की हल्की चरमराहट सुनाई देने लगी। भेड़िए शिकारी अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, उनके हल्के कदम जंगल के जमीन पर मुश्किल से ही खल रहे थे। अंधेरा उनका साथी था, जो उनके आने की राह को तब तक छुपाए रहा जब तक कि वे लगभग अपने शिकार के पास नहीं पहुंच गए। धुंधली रोशनी में जू फेंग बड़ी मुश्किल से पास आते भेड़ियों की परछाई देख पा रहा था। उनकी आंखें वर्णक्रमीय प्रकाश से चमक रही थीं, जो छतरी को भेदने में कामयाब रही चांदनी की हल्की सी किरण को परावर्तित कर रही थी। भेड़ियों का गहरा और उलझा हुआ फर आसपास की परछाइयों में सहज रूप से घुल मिल गया था, जिससे वे जंगल के जीवंत विस्तार जैसे प्रतीत हो रहे थे। जैसे जैसे भेड़िए पास आते गए, हवा ठंडी होती गई और उनकी उपस्थिति से तापमान भी गिरने लगा। झाओ काई उस पल की गंभीरता को भाप सकता था, लेकिन जू फेंग ने हल्के से उसका कंधा पकड़ लिया। झाओ काई ने ऊपर देखा तो जू फेंग अपना सिर हिला रहा था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जू फेंग ने धीरे से फुसफुसाया। क्या तुम भूल गए कि जब हमारे पास बेकार उपकरण थे, तब हमने उनमें से कुछ को मार डाला था? उस अनुस्मारक के साथ झाओ काई ने अपनी तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम दिया। ठीक है, वे इतनी बड़ी बात नहीं है, जबकि हम उनमें से 4 को पहले ही मार चुके हैं। पिछली घटना को याद करते हुए उसने मन ही मन सोचा। उन पर पहले भी घात लगाकर हमला किया गया था और बिना किसी तैयारी के भी वे उनसे तेजी से और आसानी से निपटने में कामयाब रहे। और अब जब इस बार पहल वे ही कर रहे थे, तो घबराने की क्या बात थी? जैसे ही झाओ काई ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, जू फेंग की नजरें छाया भेड़ियों पर केंद्रित रहीं। इन भेड़ियों को चारा डालना सचमुच आसान नहीं है, उसने उनके सतर्क व्यवहार का निरीक्षण करते हुए सोचा। छाया भेड़ियों की नाक लगातार सूंघ रही थी, कच्चे मांस की सुगंध साफ महसूस कर रही थी। उनकी चमकती आंखें उस जगह को देख रही थीं, जो हल्की चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं और उन्हें एक अलौकिक रूप दे रही थीं। ठीक इसी समय भेड़ियों में से एक ने अचानक अलग आवाज में दहाड़ना शुरू कर दिया। बाकी भेड़ियों ने तुरंत अपनी निगरानी बंद कर दी और भेड़िए की दहाड़ की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। फेंग, उन्होंने चारा देख लिया, झाओ काई धीरे से बोला, उसकी उंगली राइफल के ट्रिगर पर कुछ हिल रही थी। यह साफ जाहिर था कि वह किसी भी पल गोली चलाने के लिए तैयार था। हालांकि झाओ काई को केवल निराशा ही हाथ लगी जब जू फेंग ने हस्तक्षेप किया। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जू फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। भेड़िए खाना देखते ही यूं ही आगे नहीं भागेंगे। उनके सामने खाना चाहे कितना भी ललचा रहा हो,
वे फिर भी एक सतर्क राक्षस थे। कोई मूर्ख ही बिना सोचे समझे सीधे कूद पड़ेगा। कुछ सेकंड बाद, जैसा कि जू फेंग ने भविष्यवाणी की थी, छाया भेड़िए, हालांकि कच्ची राक्षस लाशों की गंध से मोहित हो गए, लेकिन सावधानी से उसके पास पहुंचे। हवा को सूंघते समय उनकी नाक हिल रही थी, उनके शरीर जमीन से सटे हुए थे, खतरे के मामूली से संकेत पर वे दूर भागने के लिए तैयार थे। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने चारे के पास एक कदम बढ़ाया, उसकी मांसपेशियां तन गईं और वह पीछे हटने को तैयार हो गया। उसने मांस को सूंघा, फिर शक की निगाहों से इधर-उधर देखा, साफ तौर पर किसी संभावित जाल से सावधान। इस बीच अन्य भेड़िए दूर से चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उनकी चाल धीमी और सोची समझी थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी विवरण अनदेखा न हो जाए। माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। जब छाया भेड़िए अपने स्काउट की सुरक्षा जांच के बाद उनका पीछा करने और शामिल होने के लिए तैयार थे, तो उनमें से एक भेड़िए का अचानक उस जाल पर ठिठक गया जो जू फेंग ने पहले बिछाया था। उसका पैर पेड़ की शाखा में फंस गया, जिससे अन्य भेड़िए घबरा गए और वे अप्रत्याशित स्थिति से आश्चर्यचकित होकर चिल्लाने लगे। हे, आखिरकार चमकने की मेरी बारी आ गई, झाओ काई मन ही मन हंसा और फंसे हुए भेड़िए पर अपनी आयरन बोल्ट राइफल तान दी। झाओ काई ने सोचा कि अब गोली चलाने की उसकी बारी है, लेकिन जू फेंग ने अचानक अपना हाथ आयरन बोल्ट राइफल के ऊपर रख दिया, जिससे संकेत मिला कि अभी समय नहीं आया है। क्या हम फंसे हुए भेड़िए पर गोली नहीं चला रहे हैं? झाओ काई ने स्पष्ट रूप से घबराए हुए स्वर में पूछा। क्या जाल का मुख्य उद्देश्य उन्हें शुरुआती बढ़त दिलाना नहीं था? अफसोस, इस बार जू फेंग ने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह बस चुप रहा और भावशून्य चेहरे से फंसे हुए भेड़िए को देखता रहा। अवाक, झाओ काई केवल गोली चलाने की इच्छा को दबा सकता था। अपने लेंस के माध्यम से झाओ काई ने भेड़िए को अन्य भेड़ियों की मदद से जाल से सुरक्षित बाहर निकलते हुए देखा। इस घटना से हताश और दुखी होकर झाओ काई ने सोचा कि क्या जू फेंग ने अपना दिमाग खो दिया है। यह तो आसान प्रयास था, लेकिन हम भेड़िए को ऐसे ही जाने देंगे? वह चुपचाप चिल्लाया, अपनी शिकायत जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चाहे वह कितना भी निराश क्यों न हो, उसने फिर भी जू फेंग पर विश्वास करना चुना और सोचा कि उसके मन में कुछ और ही योजना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि जू फेंग अचानक कोई संत या प्रकृति प्रेमी बन जाए। कुछ समय बाद भेड़ियों ने उन कच्ची राक्षस लाशों को खाना शुरू कर दिया, जिन्हें उन्होंने बिछाया था, और खुशी से अपना पेट भरने लगे। कभी-कभी कुछ भेड़िए बेपरवाह हो जाते थे और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते थे, और झाओ काई के लिए उन पर गोली चलाने की इच्छा को रोकना सचमुच मुश्किल हो जाता था। अंत में झाओ काई ने स्कोपिंग बंद करने का फैसला किया और अपनी आयरन बोल्ट राइफल को जमीन पर रख दिया। उसकी आंखें जू फेंग को घूर रही थी। यद्यपि कोई शब्द नहीं कहा गया था, लेकिन जू फेंग आसानी से बता सकता था कि उसके मन में कई सवाल थे। जैसे प्रश्न, हम उन्हें गोली क्यों नहीं मार रहे हैं? क्या हम सचमुच उन्हें सिर्फ चारा खाने देंगे? हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? अफसोस, जू फेंग ने उसकी घूरती निगाहों के प्रति अनभिज्ञता का नाटक किया और पेट से भरे प्रसन्न छाया भेड़ियों की जांच जारी रखी। आशा है कि तुम इस दावत का आनंद लोगे, मेरे प्यारे शिकार, उसने सोचा, उन्हें लाशों का एक एक टुकड़ा खाते हुए और लड़खड़ाते हुए अपने गश्ती क्षेत्र में लौटते हुए देखकर। कुछ मिनट बाद, जब सब कुछ साफ हो गया और छाया भेड़िए अपनी मूल स्थिति में लौट आए, तो झाओ काई अपने प्रश्नों को रोक नहीं सका। फेंग, क्या हम सचमुच उन्हें खाना खिलाने के लिए यहाँ तक आए हैं? झाओ काई ने जू फेंग की ओर मुड़कर पूछा। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह जवाब चाहता था। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? जू फेंग ने भौहें उठाईं। थोड़ा और सोचो और मेरे कृत्य का अनुमान लगाओ, उसने आगे कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह चाहता था कि झाओ काई स्वयं इसका उत्तर दे। हैरान होकर झाओ काई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं, और इस तरह की कार्रवाई की संभावना और कारणों के बारे में सोचने की कोशिश करने लगा। उन्हें बाहर निकालने के लिए चारा बिछाया गया था। यह हो गया, पर हमने कुछ नहीं किया। झाओ काई ने इन विचारों को संकलित किया, पर अभी भी संबंध नहीं खोज पाया। इस प्रकार उन्होंने आगे सोचने का निर्णय लिया तथा सभी सूक्ष्म विवरणों को ध्यान में रखते हुए अधिक गहराई से विश्लेषण किया। जू फेंग ने पहले जो जाल जल्दबाजी में बनाया था, वह सफल रहा।
भेड़िया फंस गया और बाकी लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने स्थिति का फायदा नहीं उठाया। इस तरह जाल कुल मिलाकर बेकार साबित हुआ। हालांकि झाओ काई जानता था कि वह बेकार की बातें करने वाला नहीं है। अगर फेंग ने जाल बिछाया था तो उसका मकसद मुझे निशाना लगाना आसान बनाना नहीं था, तो फिर वह क्या हो सकता है? जब झाओ काई अपने इरादे के बारे में सोचने में व्यस्त था, तो जू फेंग केवल मनोरंजन में देख रहा था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जू फेंग का मानना था कि झाओ काई केवल इन विवरणों के आधार पर उनके इरादे को समझने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसका कारण क्या है? वह एक धीमा व्यक्ति था जो स्पष्ट रूप से रणनीति को नहीं समझता था। मुझे उसे एक और बड़ा संकेत देना चाहिए, जू फेंग ने सोचा और उस पिछले क्षेत्र की ओर वापस चला गया जहां उन्होंने राक्षसों की लाशें रखी थीं। अब उस इलाके में सिर्फ कंकालों का ढेर बचा था और कुछ नहीं। वहां लाल मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था, जिससे साबित होता है कि ये शैडो वुल्फ वाकई एक माहिर शिकारी है। उन्होंने निश्चित रूप से भोजन का आनंद लिया होगा, वह बुदबुदाया, कंकालों को जमा करते हुए और उनकी जगह राक्षस लाश का एक और ताजा बैच रख दिया। हालांकि पहले के विपरीत जू फेंग ने लाश पर कुछ महीन धूल कण जैसी चीजें बिखेर दी, और उसकी यह हरकत झाओ काई की नजरों से बच नहीं पाई, जो बस यही सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही उसने जू फेंग की हरकतें देखीं, उसका पिछला भ्रम दूर हो गया। तो यह ऐसा ही है। झाओ काई के मुंह में एक ओ आकार था क्योंकि उसे अंततः जू फेंग के असली इरादे का एहसास हुआ और वह उसे समझ गया। वह आगे बढ़ा और जू फेंग को देखा। पहले जो चारा और जाल डाला गया था, उसका उद्देश्य छाया भेड़ियों को पहले तो सावधान करना था। लेकिन जाल पर पैर रखने के बाद उन्हें कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि दावत भी बिना किसी परेशानी के चली गई। उसने धीरे से कहा। जू फेंग ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया और कुछ मानो उसे पहले से ही इसका अंदाजा था, झाओ काई ने अपना जवाब जारी रखा। हाँ, वे जल्द ही अपनी सावधानी हटा लेंगे और अगली बार दूसरा चारा डालने के बाद भेड़िए और भी होंगे और उनमें से कोई भी ज्यादा सतर्क नहीं होगा। खुश होकर जू फेंग संतुष्ट था कि वह अपने बड़े संकेत के बाद जवाब खोजने में कामयाब रहा था। हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं था, इसलिए जू फेंग ने अपना माथा हिलाया। तुम्हारा जवाब गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है, जू फेंग ने उसके दर्द को अनदेखा करते हुए कहा। भले ही मेरा इरादा यही रहा हो। अगर हम आने वाले सभी भेड़ियों को नहीं मार सकते, तो यह बस चारे की बर्बादी है। तुमने मुझे लाश पर कुछ बिखेरते देखा था, है ना? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे क्या हैं, झाओ काई ने अपना माथा रगड़ते हुए ईमानदारी से जवाब दिया। ऐसा कितनी बार हुआ है जब जू फेंग ने उसके माथे पर बार बार वार किया हो? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसे झाओ काई जानना नहीं चाहता था, अन्यथा वह सचमुच सोच रहा होता कि क्या वह सिर्फ एक छोटा बच्चा है जिसे कोई वयस्क उपदेश दे रहा है। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जिन्हें मैंने बारीक पाउडर में बदल दिया है। इसकी कोई खास गंध नहीं है, लेकिन अगर भेड़िए इसे खा जाए तो। है, जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुरा दिया। स्पष्ट स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना भी झाओ काई बता सकता था कि बिखरा हुआ पाउडर निश्चित रूप से भेड़ियों के लिए हानिकारक था। इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने पहले ही बिना किसी समस्या के दावत का आनंद लिया था, झाओ काई एक बात के बारे में सकारात्मक था। भेड़िए उसी सुगंधित शव की गंध पाकर निश्चित रूप से वापस लौट आएंगे। जू फेंग की रणनीति की बारीकियों से पूरी तरह प्रभावित होकर उसे आखिरकार समझ आ गया कि जू फेंग उसे बार बार गोली न चलाने के लिए क्यों कह रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे गोली नहीं चलानी थी, लेकिन सच तो यह है कि अभी सही समय नहीं आया था। यदि उसने पहले गोली चलाई होती तो एक या दो भेड़िए अवश्य गिर जाते, लेकिन बस इतना ही। आखिरकार भेड़िए तो घबरा ही जाएंगे और हमले के लिए तैयार हो जाएंगे। उस समय यह कहना मुश्किल था कि वे अपने मिशन के लिए जरूरी सामग्री जुटा भी पाएंगे या नहीं। माफ करना, फेंग, झाओ काई ने अचानक माफी मांगी और अपना सिर झुका लिया। बार बार तुमसे सवाल करना और तुम्हारे कामों पर शक करना मेरी गलती थी। तुम्हें 3 सेकंड में सीधे खड़े हो जाना चाहिए, वरना मैं फिर से तुम्हारा माथा पीटूंगा, जू फेंग ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। चकित और स्तब्ध, झाओ काई ने जल्दी से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और खड़ा हो गया। सवाल करना और शक करना जिंदा रहने के लिए जरूरी है,
जू फेंग ने शांति से कहा और आगे कहा, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि कब शक करना है और कब सवाल उठाने हैं। मेरे कामों पर सिर्फ शक करने और सवाल करने के बजाय तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। हाँ फेंग, अब मैं समझ गया, झाओ काई ने उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हुए जवाब दिया। वह मूर्ख नहीं था और रात्रिकालीन शिकार का पूरा अर्थ समझने में सक्षम था। फियोना के मिशन के लिए ऐसा करने के अलावा असल में एक गूढ़ इरादा छिपा था। यह एक ऐसा इरादा था जो मुफ्त में कभी नहीं मिल सकता, और यह लोगों की गूढ़ चालों और चालों का एक सबक था। झाओ काई उस सबक के लिए बेहद आभारी था जो जू फेंग ने उसे व्यावहारिकता में सिखाया था। क्या तुम गुप्त रूप से किसी अमीर परिवार के बेटे हो, फेंग? झाओ काई ने मजाकिया लहजे में पूछा। तुम्हारा यह सूक्ष्म इरादा वाकई गहरा है और वर्षों के अनुभव के बिना इसे व्यक्त करना मुश्किल है। जब झाओ काई अपना मजाक जारी रखना चाहता था तो उसने अचानक जू फेंग को अपनी उंगली हिलाते हुए उठाते हुए देखा। यह बात समझकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ दूर पीछे हट गया। ओह, इस बार तो तुम बहुत जल्दी भाग गए, जू फेंग ने सोचा। है, मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। झाओ काई अजीब तरह से हंसा, स्पष्ट रूप से अपने माथे को और अधिक दर्द नहीं होने देना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह यह भी समझ गया कि यह जू फेंग का तरीका था कि वह विषय को बदलना चाहता था और आगे कुछ नहीं बताना चाहता था। इसके बावजूद झाओ काई वास्तव में उनके प्रति आभारी था, क्योंकि यह उसके दादाजी की आगामी जन्मदिन पार्टी का सामना करने के लिए तैयारी थी। इस संक्षिप्त से लगने वाले पाठ में वास्तव में बहुत सारे छिपे हुए अर्थ थे। आकाश में रात्रि का समय अंधेरे के पीछे छिपे लोगों को दर्शाता है, जो हमेशा अपने सच्चे विचारों को छिपाते हैं और सतह पर एक मुखौटा लगाते हैं। राक्षस की लाश, जिसे लालच के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वह लाभ, धन या किसी भी मूल्यवान चीज के बराबर थी जिसे लोग हमेशा चाहते थे। जहां तक छाया भेड़ियों का सवाल है, वे खुले में रहने वाले लोग हैं जिन्हें अंधेरे में रहने वालों के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वे स्काउट या अग्रिम पंक्ति के होंगे, हमेशा आगे आने वाले खतरे पर नजर रखेंगे और उसका प्रत्यक्ष परीक्षण करेंगे। अगर स्थिति सुरक्षित रही तो उन्हें सूक्ष्म रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, अन्यथा उनकी मृत्यु निश्चित है। 4 रबेट। अभी एविएटर खेलें। इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया, जिसमें झाओ काई वह प्रमुख व्यक्ति था जो हमेशा मारने के लिए गोली चलाने की प्रतीक्षा में रहता था। अंततः जू फेंग ने जो जाल बिछाया था वह अंततः उन लोगों से मिलता जुलता था जो ऊपर से गिरे थे। ठीक वैसे ही जैसे पहले वाला भेड़िया फंस गया था और उसकी गतिहीनता समाप्त हो गई थी। उसे जाल से बाहर निकलने के लिए अपने साथी भेड़ियों की मदद की जरूरत पड़ी। हालांकि ऊपर से गिरने वाले सभी लोगों को संकट के समय मदद नहीं मिलती। ज्यादातर जो गिरते हैं वे अंतहीन गड्ढे में और भी गहरे गिर जाते हैं, हमेशा के लिए त्याग दिए जाते हैं और त्याग दिए जाते हैं। और ये सब हमेशा धनी पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ होता था, और झाओ काई के दादा की आगामी जन्मदिन पार्टी तक भी ऐसा ही हुआ। झाओ काई के दादा की व्यापारिक दुनिया में स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के लोग इसमें शामिल होने वाले थे, इसलिए झाओ काई को खुद को तैयार करना होगा और हर समय सतर्क रहना होगा। हालांकि थोड़ी देर हो गई, लेकिन झाओ काई ने जानकारी को आत्मसात कर लिया और वह कड़वी मुस्कान के साथ बोले, ऐसी जानकारी न जानना एक अभिशाप था, लेकिन ऐसी जानकारी जानना भी एक अभिशाप था। आखिरकार इसका मतलब था कि अब से उसे लोगों के साथ रिश्तों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो क्या मैं रात जैसा लग रहा हूं? झाओ काई ने अपने होंठ काटे और पूछा। जू फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल हाथ हिलाकर उसे पास आने को कहा। अवाक, झाओ काई को तुरंत पता चल गया कि उसका प्रश्न गलत था और उसने खुद को सही करने का प्रयास किया। तो क्या मैं ही जाल हूं? झाओ काई ने फिर पूछा। चूंकि धनी वर्ग के बीच उनकी अवैध स्थिति की पहचान सर्वविदित थी, इसलिए उन्हें शीर्ष से गिरा हुआ व्यक्ति माना जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अफसोस, वह फिर से गलत साबित हुआ, जिससे जू फेंग के प्रहार के बाद उसका माथा और भी अधिक लाल हो गया। तुम तो शुरू से ही शीर्ष पर नहीं थे, तो फिर तुम कैसे जाल बन सकते हो? जू फेंग ने आंखें घुमाईं, वह बार बार गलत अनुमान लगाने से साफ तौर पर थक गया था। अचानक
झाओ काई जमीन पर गिर पड़ा और अपनी ओर इशारा करते हुए बोला, तो मैं पहले उन छाया भेड़ियों जैसा दिखता था? मैं वही हूं जिसे अंधेरे में रहने वाले लोग एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए खतरे का जायजा ले रहे हैं। सीमा से अधिक हताश होकर जू फेंग ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसे अपने हाथ से ढक लिया तथा अपने हास्यास्पद निर्णय पर अपना माथा थपथपाया। यदि यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न था और 4 में से केवल एक ही सही उत्तर था, तो झाओ काई ने सभी गलत उत्तरों को चुनकर अंतिम सही उत्तर को छोड़कर सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली। मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूं, जू फेंग ने निराश स्वर में कहा। चूंकि तुम्हारी सबसे बड़ी बहन अचानक चाहती है कि तुम अपने दादाजी के जन्मदिन में शामिल हो जाओ, जबकि उनके कई साल पहले जन्मदिन थे, तो क्या तुम्हें यह बात संदिग्ध नहीं लगती? अभी तो तुम वही राक्षसी लाश हो, सटीक रूप से कहें तो एक चारा। हाँ, लेकिन मेरा क्या मूल्य है? झाओ काई ने अपना मुंह हिलाया, स्पष्ट रूप से यह समझने में असमर्थ कि वह कैसे एक चारा था। वह बस एक नाजायज बेटा था। झाओ परिवार की किसी भी विरासत पर उसका कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि उसका पैसा भी उसकी बड़ी बहन की उदारता से आता था। इस समय जू फेंग को बहुत तेज माइग्रेन महसूस हुआ। उन्होंने पहले ही इसे काफी स्पष्ट रूप से समझा दिया है, लेकिन लगता है झाओ काई को यह समझ नहीं आ रहा है। या हो सकता है कि उन्होंने इन तथ्यों को मानने से ही इनकार कर दिया हो और अवचेतन रूप से इन सब बातों को नकार रहे हों। शुक्र है कि शू फेंग की समझदारी के कारण दूर से कुछ चीखने की आवाजें सुनाई दीं, जिससे उन्हें चर्चा जल्दी ही समाप्त करनी पड़ी। जो भी हो, चलो अपनी जगह पर वापस लौटते हैं और तैयार हो जाते हैं, जू फेंग ने कहा, बिना इस बात की परवाह किए कि झाओ काई उनके पीछे आ रहा है या नहीं। वह आगे बढ़ गया। झाओ काई ने चुपचाप अपना सिर खुजलाया और चारों तरफ बिखरी राक्षसी लाशों पर नजर डाली। मैं तो एक रसीला चारा हूं, हो। मेरी क्या कीमत है? यद्यपि वह जू फेंग के शब्दों पर भरोसा करता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि अन्य लोग किस प्रकार के मूल्यों के लिए उस पर लाल टपकाएंगे। शैडो ब्लेड, क्या तुम वहां स्तब्ध होकर बैठे रहोगे और ऑपरेशन को बर्बाद कर दोगे? जू फेंग ने अचानक कहा और अंधेरे संकरे रास्ते की ओर इशारा किया। शैडो वॉल्व्स जल्द ही एक दस्ते के साथ वापस आने वाले हैं। इसलिए जब तक आप उनसे पराजित नहीं होना चाहते, आपको आगे बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मैं आ रहा हूं, झाओ काई ने तुरंत जवाब दिया और मामले को फिलहाल एक तरफ रखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। झाओ काई और जू फेंग के अपने मूल स्थान पर लौटने के तुरंत बाद कई छाया भेड़िए अपने निवास स्थान से निकलने लगे। भेड़ियों की चीख पूरे इलाके में गूंज रही थी, साफ तौर पर कच्चे मांस की खुशबू से उत्साहित। चूंकि शुरुआती गश्ती भेड़ियों ने बिना किसी परेशानी के दावत का आनंद ले लिया था, इसलिए उनकी सतर्कता कम कर दी गई। पहले जहां वे चारों ओर सूंघते थे और खतरों की जांच करने के लिए लगातार चक्कर लगाते थे, इस बार भेड़ियों ने राक्षस लाशों की ओर भागने से पहले केवल एक तेज सूंघा। फेंग, वे सचमुच बेपरवाह होकर खा रहे हैं, झाओ काई ने अपनी दूरबीन से उन्हें देखते हुए बुदबुदाया। सिर हिलाते हुए जू फेंग ने मन ही मन एक छोटा सा हिसाब लगाया। इन पाउडरों का असर सेवन के हिसाब से लगभग 1 से 5 मिनट में होगा। क्या मैं पहले की तरह गोली चलाना बंद कर दूं? झाओ काई ने पूछा। वह एक और गलती नहीं करना चाहता था, जैसे गोली चलाने की अपनी इच्छा को दबा न पाना और ऑपरेशन को बर्बाद कर देना। इससे पहले उसने काफी शर्मनाक व्यवहार किया था और अपनी आयरन बोल्ट राइफल भी नीचे रख दी थी। खुशकिस्मती से जू फेंग को उसके इस रवैये की परवाह नहीं थी और वह शांत रहा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जू फेंग ने उसे इस तरह के व्यवहार के लिए डांटा या डांटा नहीं था, जिससे उसका अपराधबोध और बढ़ गया। एक कथन था, विषैले लोगों से मत डरो, बल्कि उन लोगों से डरो जो सच्चे हैं और जिन्होंने आप पर कोई दोष नहीं लगाया। अरे फेंग, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? झाओ काई ने धीरे से बड़बड़ाया जब उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। क्या मैं लक्षण दिखते ही गोली चला दूं या तब तक रोक दूं जब तक और लोग प्रभावित न हो जाए? बंदूक तुम्हारे पास है। जू फेंग उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया, मैं तुम्हारी नानी या दाई नहीं हूं। तुम तय करो कि गोली चलाने का सही समय कब है। इस बिंदु तक पहुंचने के बाद जू फेंग चाहते थे कि वह उनके प्रभाव या सलाह के बिना स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर दें। निश्चित रूप से वे वर्तमान में एक साथ खेल रहे हैं,
लेकिन कौन जानता है कि क्या ऐसा समय आएगा जब उन्हें अलग होना पड़ेगा। उस समय तक झाओ काई का मार्गदर्शन कौन करेगा? यह सोचने के बजाय कि क्या वह स्वयं चीजों को प्रबंधित कर सकता है, जू फेंग को इसे परीक्षण में डालना चाहिए। यह कहते हुए झाओ काई अवाक रह गया। जाहिर है, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं थी। अरे, तो फिर मुझे कब गोली चलानी चाहिए? उसने सोचा। छाया भेड़ियों की स्थिति की जांच करने के लिए दूरबीन पर जूम किया। सभी भेड़िए इस समय उत्तेजित थे और उनमें से ज्यादातर हड्डियों से मांस नोच कर नोच रहे थे। वे खुशी से उसे कुतर रहे थे और भी छाया भेड़िए आते जा रहे थे। वे सभी दावत में शामिल हो रहे थे। उनमें से प्रत्येक आनंद मना रहा था और अपने खाली भूखे पेट को पेट भर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ भेड़िए अस्वाभाविक रूप से लड़खड़ाने लगे। कभी कभी 2-3 भेड़िए आपस में टकरा जाते, उनके कदम लड़खड़ा जाते। वे बार बार अपने सिर हिलाते, मानो अपनी बेहोशी दूर करने की कोशिश कर रहे हों। क्या अब समय आ गया है? झाओ काई ने मन ही मन सोचा। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और जू फेंग के हाव भाव पर एक नजर डाली। अफसोस, उसके हाव भाव में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जू फेंग का चेहरा गंभीर था, मानो दुनिया के मामलों से बिल्कुल अलग हो। बेशक यह सिर्फ एक अतिरंजित सादृश्य था और झाओ काई समझ गया कि जू फेंग इस बार उसे निर्णय लेने की योजना बना रहा था। शुरू से ही शू फेंग ही आगे रहता था, वह यही निर्णय लेता था, जबकि वह बस पीछे पीछे चलता था, यद्यपि उसके साथ कुछ शिकायतें भी होती थीं। एक गहरी सांस के साथ झाओ काई ने अपना ध्यान लेंस पर वापस केंद्रित किया और समूह में सबसे मजबूत और सबसे बड़े भेड़ियों की तलाश करने लगा। समूह के नेता को हरा दो और यह एक निश्चित जीत होगी। यही उनकी मानसिकता थी। बाहर आओ, तुम कहाँ हो? झाओ काई ने सोचा, नेता को खोजते हुए। कुछ ही सेकंड बाद कथित नेता उसकी नजरों के सामने आ गया। झाओ काई को यकीन हो गया कि यह नेता है, क्योंकि इसका विशालकाय शरीर आधी रात जितना काला था और आंखें भयानक पीले रंग की चमक रही थीं। यह जहां भी चलता, दूसरे भेड़िए डर जाते और थोड़ा हट जाते। भेड़िए की प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद वह झाओ काई की नजरों से बच नहीं सका। उसने देखा कि उसकी मूल तरल गति की सुंदरता एक सूक्ष्म अस्थिरता से क्षीण हो गई थी। यह स्पष्ट हो गया कि दवा असर कर रही थी। भेड़िए के अंग कांप रहे थे, मानो वे उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए संघर्ष कर रहे हों, और उसके कान भ्रम में आगे पीछे हिल रहे थे। बिंगो! झाओ काई ने मुस्कुराते हुए धीरे से ट्रिगर दबाया और भेड़िए के पैर पर गोली चला दी। टकराना! जैसे ही गोली की तेज आवाज जंगल के अंधेरे में गूंजी, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। क्या बात है? झाओ काई ने अपना मुंह हिलाया, परिणाम से अवाक। जिस दिशा में उसने पहले निशाना साधा था, वह विफल हो गई थी और कथित नेता अभी भी सुरक्षित था। क्या मैंने सचमुच वह निशाना चूक दिया था? चौंक कर झाओ काई ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इतने सारे प्रशिक्षण सत्रों के बाद वह ठीक से निशाना लगाने में असमर्थ था। आप पुष्टि करते हैं कि उसने एक बार फिर अपने लेंस से देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब लक्ष्य सीधे उसकी ओर देख रहा था। यद्यपि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी, फिर भी झाओ काई उस भयावह निगाह से भयभीत था। घबराकर झाओ काई ने अपने दांत पीस लिए, अपनी आयरन बोल्ट राइफल को कोन पर रखा और फिर से गोली चला दी। एक और जोरदार धमाका हुआ और इस दूसरी गोली के साथ ही सभी छाया भेड़ियों ने अपनी दावत तुरंत बंद कर दी। पहला धमाका एक झूठा अलार्म भी हो सकता था और वे सब अपना पेट भरने की कोशिश में बहुत व्यस्त थे। हालांकि दूसरी गोली के साथ यह अब झूठा अलार्म नहीं था, बल्कि एक तथ्य था कि उन पर घात लगाकर हमला किया जा रहा था। सतर्क होकर वे सभी उस शोर का पता लगाने लगे जहां से यह आ रहा था, और कई लोगों की निगाहें झाओ काई पर टिकने लगीं। फेंग, मैंने गड़बड़ कर दी है। शर्मिंदा होकर झाओ काई धीरे से जू फेंग की ओर मुड़ा। गोली चूक गई और मैंने फिर कोशिश की, लेकिन वह नहीं लगी। अब वे सभी हमारी स्थिति के बारे में सतर्क हो गए हैं, उसने भारी अपराधबोध महसूस करते हुए कहा। उसका मानना था कि ऑपरेशन के असफल होने की सारी जिम्मेदारी उसकी ही थी। जैसे जैसे स्थिति हर पल गंभीर होती गई, सभी छाया भेड़िए जवाबी कार्रवाई की तैयारी करने लगे। जू फेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही।
झाओ काई को डांटने या दोष देने के बजाय वह मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। आप सोच रहे होंगे कि जब आपका स्कोप इस पर था तो आप कैसे चूक गए, है ना? जू फेंग ने पूछा। चुपचाप। झाओ काई ने कुछ देर तक आंखों से संपर्क टाला और धीरे से अपना सिर हिलाया। गोली चलाने से पहले उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि सब कुछ ठीक है। फिर भी नतीजा उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। उसकी व्यथित स्थिति को देखकर, जो किसी परित्यक्त व्यक्ति से भिन्न नहीं थी, जू फेंग को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। आपका निशाना बिल्कुल सही था, लेकिन आप चूक गए क्योंकि आप एक कारक की गणना करने में असफल रहे, जू फेंग ने टिप्पणी की। एक कारक? झाओ काई ने अपनी भौहें उठाईं, उनके चेहरे पर संदेह और भ्रम का मिश्रण था। हाँ, सटीक रूप से कहें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक, जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, एक जीवित लक्ष्य एक स्थिर लक्ष्य से अलग होता है। एक स्थिर लक्ष्य चाहे कुछ भी हो जाए, स्थिर ही रहेगा, जबकि एक जीवित लक्ष्य गतिशील होता है। मानो उस पर वज्रपात हो गया हो, झाओ काई को अंततः एहसास हुआ कि गलती कहाँ हुई थी। बात यह नहीं थी कि वह अपनी बंदूक का निशाना सही ढंग से नहीं लगा पाया और उसे सही कोण पर नहीं रख पाया, बल्कि बात यह थी कि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कथित नेता सहज प्रवृत्ति से चकमा दे सकता है। इस प्रकार पहली गोली बाल-बाल चूक गई और दूसरी गोली पूरी तरह से चूक गई, क्योंकि दुश्मन पहले से ही सतर्क था और इसके लिए तैयार था। इसे समायोजित करने के बारे में सोचने के बजाय उसने दयनीय और मूर्खतापूर्ण तरीके से गोलीबारी जारी रखी, जिससे हर तरफ से उस पर गुस्सा भड़क उठा। अब हमें क्या करना चाहिए, फेंग? झाओ काई कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने मुड़कर ऊपर की ओर बढ़ते भेड़ियों की ओर इशारा किया। वे सब यहां दौड़ रहे हैं और दवाइयां असर कर रही हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है। हालांकि जू फेंग स्थिर रहा, मानो उसका कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। फेंग, भेड़िए किसी गिरोह या माफिया की तरह दौड़ रहे हैं। क्या हमें भागना शुरू नहीं करना चाहिए? झाओ काई ने तनावपूर्ण स्थिति को भांपते हुए कहा। उसे मरने का डर नहीं था, लेकिन अगर वे उसकी गलतियों की वजह से मर गए, तो उसे अपराधबोध होगा। यदि वे मारे जाते तो वे पुनः जीवित हो सकते थे, लेकिन समस्या यह थी कि जू फेंग द्वारा किया गया हर कार्य व्यर्थ हो जाता। उस समय उन्हें पूरी प्रक्रिया को फिर से करना होगा, और कौन जानता है कि शैडो वोल्व्स फिर से उसी चाल में फंस जाएंगे या नहीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, झाओ काई ने जल्दी से अपना रुख अपनाया और सबसे आगे वाले भेड़िए पर गोली चला दी। अपने महत्वपूर्ण मांस बिंदुओं पर निशाना लगाने के बावजूद भेड़िया अपने महत्वपूर्ण मांस बिंदु पर गोली लगने से बाल-बाल बच गया, लेकिन फिर भी उसके दूसरे हिस्से में गोली लग गई। उफ, जीवित लक्ष्य वास्तव में कष्टप्रद होते हैं। झाओ काई ने अपनी जीभ चटकाई। अंततः उसे एहसास हुआ कि एक स्थिर राक्षस और एक गतिशील राक्षस को गोली मारने में कितना बड़ा अंतर था। झाओ काई भले ही निराश था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और गोलीबारी जारी रखी। हालांकि पहले की तरह जब वह भेड़िए पर सीधे गोली चलाता था, तो इस बार उसने भेड़िए से बचने की कोशिश करते समय उसकी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया। टकराना। झाओ काई ने गोली चलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश भेड़िए ने बचने का प्रयास भी नहीं किया और वे आगे बढ़ गए। अरे, अगर मैं पूरी तरह से बाहरी परत पर गोली चला दूं, तो भी वे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, वह मन ही मन गाली दे रहा था। अगर वह इस उम्मीद में दूर से गोली चलाने की कोशिश करता कि वे वहां से बच जाएंगे, तो भेड़िया ज्यादा समझदार था और गोली को नजरअंदाज कर देता था। बहुत जल्द ही भेड़िए दवा के प्रभाव की परवाह न करते हुए तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इन भेड़ियों को पता था कि खतरा उनके सामने ही है, इसलिए जब तक वे खतरे को समाप्त कर देते, वे आराम करने के लिए धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर लौट सकते थे। मुझे खेद है, फेंग। झाओ काई ने अपने होंठ काट लिए जब वह एक और शॉट चुक गया। वह भीड़ को रोकने या रोकने में असमर्थ था। यह आपके पहले अनुभव के लिए बुरा नहीं है। ठीक इसी समय जू फेंग ने अचानक कहा और झाओ काई के कपड़े पकड़ लिए और उसे पीछे खींच लिया। झाओ काई को अब अपने पीछे खींच लिया गया था और जू फेंग अब आक्रामक रुख का सामना कर रहा था। चिंता में डूबे झाओ काई के विपरीत, जिसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, जू फेंग शांत रहा। उसने अपना चश्मा ठीक किया, जिससे लेंस पर रोशनी पड़ते ही एक तेज चमक पैदा हुई। ध्यान से देखो कि एक चिकित्सक कैसे लड़ सकता है,
शू फेंग ने स्थिर और संयमित स्वर में सलाह दी। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने एक तीव्र मंत्र के साथ स्वयं को सशक्त बनाना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही एक हल्की सी चमक उसके शरीर में फैल गई और वह आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य झुंड का तथाकथित नेता। इस बीच नेता नशे के कारण बेसुध होकर शू फेंग पर भयंकर रूप से चिल्ला रहा था, अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और खुद को टकराव के लिए तैयार कर रहा था। उसकी आंखें कुछ हद तक एकाग्र नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह आदिम क्रोध और दृढ़ संकल्प से जल रहा था। याद रखें कि ज्यादातर राक्षसों के हमलों का एक पैटर्न होता है, और अगर आप उन्हें पहले ही पहचान लें तो आप उनके हमले को आसानी से चकमा दे सकते हैं, भले ही वे खतरनाक लगें, जू फेंग ने झाओ काई को और संकेत देते हुए कहा। उसी समय वह सटीकता से आगे बढ़ा और समय रहते नेता के विशाल पंजे के एक अजीब प्रहार को चकमा दे दिया। सामान्यतः ऐसे हमले से बचना कठिन होता है, लेकिन दवा के कारण इसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसे गणना करने में आसानी हुई। हालांकि आराम करने का कोई समय नहीं था, क्योंकि अन्य भेड़िए भी अपने आक्रामक हमले में शामिल हो गए थे और बिना किसी परवाह के जू फेंग की ओर झपट पड़े। फेंग! झाओ काई ने घबराहट में आवाज लगाई, पृष्ठभूमि में मदद के लिए अपनी बंदूक की स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यह अफसोस की बात थी कि जब उसका ध्यान जू फेंग की हरकतों से भटका हुआ था, तो कुछ भेड़िए चुपके से उस पर हमला करने में कामयाब हो गए। मुझसे दूर हटो! झाओ काई ने अपनी मुट्ठी भींची और वार सहने से पहले पलटवार किया। उसके स्वास्थ्य अंक कम हो गए और उसे अपनी छाती के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ। दिव्य जगत में दर्द सहनशीलता का पैमाना ऐसा रखा गया था कि खिलाड़ियों को ऐसा महसूस न हो कि वे मर रहे हैं। लेकिन यह इतना जरूर रखा गया था कि अगर दर्द असल जिंदगी में हुआ होता, तो खिलाड़ियों को दर्द की वास्तविक अनुभूति का एक छोटा सा प्रतिशत ही महसूस होता। क्रूर भेड़ियों के आक्रमण से अभिभूत होकर झाओ काई ने अपने दांत पीस लिए और उनका सीधा सामना करने का निर्णय लिया। दिन के अंत में भी वह एक गन नाइट था, इसलिए उसकी रक्षा काफी अच्छी थी। यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास अनेक स्वास्थ्य औषधियां थीं जो उसने एनपीसी बाजार से खरीदी थी। चलो देखते हैं, पहले कौन मरेगा? झाओ काई ने व्यंग्य करते हुए एक छोटी पिस्तौल निकाली और भेड़ियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, उनके वार और काटने पर ध्यान नहीं दिया। वह चाहे कितना भी जू फेंग की स्थिति पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन वह लगातार उस पर बोझ नहीं बन सकता था। जहां झाओ काई अभी भी इस स्थिति को लेकर दोषी महसूस कर रहा था, वहीं जू फेंग पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे। जैसे ही वह किसी एक को चकमा देता या पलटवार करता, उसके दूसरे पहलू उजागर हो जाते। उनकी फुर्ती उन नरभक्षियों से जरूर ज्यादा तेज है। यहां तक कि नशीली दवाओं के सेवन से भी उनकी फुर्ती में कोई खास कमी नहीं आई। जू फेंग ने छोटे भेड़ियों से थोड़ा नुकसान उठाते हुए मन ही मन सोचा। उसके पास बचने के लिए बस थोड़ी सी ही जगह बची थी। इसके अलावा भेड़िए भी बेचैन थे, किसी को भी अपनी जान की परवाह नहीं थी। लगता है कि मैं सचमुच पहली बार यहीं मरूंगा, जू फेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए खुद को ठीक किया और एक और भेड़िए को पीछे धकेलने के लिए अपनी छड़ी घुमाई। इसी बीच उसके दूसरे हाथ को एक अन्य भेड़िए ने काट लिया, उसके दांत उसके मांस में गहराई तक गड़ गए। घाव से खून बह रहा था, लेकिन जू फेंग दर्द सहता रहा और शांत रहा। उसने भेड़िए को भगाने की उम्मीद में जल्दी से अपना हाथ बाएं दाएं घुमाया। चूंकि भेड़िया अभी भी दवा के प्रभाव में था, इसलिए जू फेंग कुछ सेकंड के बाद उन्हें दूर फेंकने में सक्षम था। एक बार जब यह हो गया, तो उसने जल्दी से हील का जादू किया और मंत्र की गर्माहट को अपने फटे हुए मांस को एक साथ जुड़ते हुए महसूस किया। तुरंत उपचार का उपयोग करके जू फेंग अनिवार्य रूप से इसे कूल डाउन पर रख रहा था, जबकि उसका स्वास्थ्य बिंदु एक निश्चित सीमा पर बना हुआ था। आखिरकार उसके स्वास्थ्य अंक जितने कम होते जाते, भेड़िए उतने ही ज्यादा उग्र होते जाते। इसलिए वह स्थिति को उस संभावना तक बढ़ने नहीं दे सकता था। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंत में मुझे ही यह गंदगी साफ करनी पड़ रही है। जू फेंग ने मन ही मन आह भरी, अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और बपतिस्मा के छिपे हुए प्रभावों में से एक को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर में ऊर्जा का एक उछाल आया, क्योंकि बपतिस्मा के गुप्त प्रभावों में से एक, दैवी क्रोध, सक्रिय हो गया। एक क्षण के लिए एक चमकदार रोशनी ने जू फेंग को घेर लिया और उसकी आंखें एक तीव्र, अलौकिक शक्ति से चमक उठीं।
यह प्रभाव किसी खिलाड़ी की युद्ध क्षमता को, हालांकि सीमित समय के लिए, जबरदस्त रूप से बढ़ा सकता था। दैवीय क्रोध। अवधि 2 मिनट। प्रभाव। शक्ति वृद्धि। शारीरिक और जादुई हमले की शक्ति में 200% की वृद्धि होती है। गति वृद्धि। गति और हमले की गति को 2 गुना कर देता है। अभेद्यता। सभी आने वाली क्षति को 90% तक कम कर देता है। भय की आभा। एक भयावह आभा उत्सर्जित करती है जो 10 मीटर के दायरे में दुश्मनों को भयभीत कर देती है, जिससे वे हिचकिचाने लगते हैं और उनकी हमले की सटीकता में काफी कमी आ जाती है। कूल डाउन 24 घंटे। जू फेंग के इर्द गिर्द मौजूद भेड़िए लड़खड़ा गए, उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें अचानक प्रकट हुई शक्ति से भागने के लिए चीख रही थी। कथित नेता के हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि उस पर जू फेंग का पूरा दबाव था। अब जब तुमने इनमें से एक का इस्तेमाल कर ही लिया है, तो हिम्मत मत हारो, जू फेंग ने नेता को घूर कर देखा। तुम सबकी वजह से मुझे 2 मिनट बाद कड़ी फटकार पड़ने वाली है। जैसे ही उसने अपना वक्तव्य समाप्त किया, दिव्य ऊर्जा का दीपस्तंभ बन चुके शू फेंग ने चकाचौंध कर देने वाली गति से गति की। उसकी लाठी में नई शक्ति का संचार हुआ और वह धुंधली हो गई जब उसने भेड़ियों पर सटीक, विनाशकारी प्रहार किए। जू फेंग के हमले अब भेड़ियों को खत्म कर रहे थे, उनकी क्रूरता दैवीय आक्रमण के आगे कुछ भी नहीं थी। उसकी लाठी के हर वार से कई भेड़िए उड़ जाते और उनकी दर्द भरी चीखें अफरातफरी में गूंजती रहतीं। चीखें। कथित नेता ने संकट के संकेत में चीख मारी, मानो पीछे हटने का संकेत दे रहा हो। दैवीय प्रकोप के प्रभाव से उनकी लड़ने की इच्छा पूरी तरह से बुझ चुकी थी। भय का वातावरण तथा नशे की हालत में होने के कारण उन पर इतना हावी हो गया कि वे हार मानकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हे, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम सबको भागने दूंगा? जू फेंग ने व्यंग्य किया। अपनी बढ़ी हुई गति के साथ जू फेंग युद्ध के मैदान में नाचता हुआ भागने की कोशिश करने वालों को पकड़ता और उनके दयनीय हमलों से बचता, जो सिर्फ ध्यान भटकाने के काम आते थे। जैसे ही स्थिति तेजी से बदली और भेड़िए खतरे में आ गए, झुंड का नेता, जो अभी भी नशे के कारण बेहोश था और डरा हुआ था, उसने साहस जुटाया। इसके दृढ़ निश्चय ने इसे अपने झुंड की रक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे यह जू फेंग पर हताश होकर झपटा, ताकि अन्य लोगों को भागने के लिए समय मिल सके। जू फेंग ने नेता के इरादे को तुरंत समझ लिया और उसके निर्णय का सम्मान किया। हालांकि इसका सम्मान करना और इसे सफल होने देना 2 अलग-अलग मामले थे। वह आसानी से आगे बढ़ गया, झपट्टे से बच निकला और नेता के शरीर पर करारा प्रहार किया। शक्तिशाली प्रहार से नेता जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। न सिर्फ प्रहार शक्तिशाली था, बल्कि जू फेंग का सटीक प्रहार सीधे उसके महत्वपूर्ण मांसल बिंदुओं पर लगा। कुछ समय बाद, जब दैवीय क्रोध का समय समाप्त हो गया, तो जू फेंग ने अपना अथक हमला जारी रखा। उसके दैवीय संवर्धित प्रहारों ने शेष भेड़ियों को नष्ट कर दिया। क्या यह वास्तव में वही फेंग है जिसे मैं जानता हूं? झाओ काई, जो अंततः अपनी मुश्किल से मुक्त हो गया था, ने जू फेंग में जबरदस्त बदलाव देखा। जब उसने जू फेंग की गतिशील गति और हमलों को देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हर एक प्रहार ने एक भेड़िए को या तो मार डाला या उसे अपाहिज बना दिया। उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया। जैसे ही उसकी नज़र वर्तमान जू फेंग पर पड़ी, मानो वह हिल ही न सके। उसे एक अवर्णनीय भय का एहसास हुआ। मुझे फेंग से डर क्यों लग रहा है? झाओ काई ने मन ही मन सोचा। शू फेंग, जिसने इस दौरान उसकी मदद की थी, उसे यह बात हैरान कर रही थी कि वह उससे डरेगा। शुक्र है कि उसके डर की भावना कुछ सेकंड तक बनी रही और वह तेजी से हवा में गायब हो गई। फेंग, झाओ काई ने घबराहट में जल्दी से चिल्लाया जब उसने देखा कि झुंड में आखिरी भेड़िया को पकड़ने के बाद जू फेंग जमीन पर गिर गया। जब झुंड का अंतिम भेड़िया जू फेंग के डंडे के नीचे मारा गया, तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर ने सारी ऊर्जा खो दी हो। उसके शरीर का हर रोम छिद्र कमजोर हो गया था और जू फेंग की दृष्टि धुंधली हो रही थी। ठीक से खड़े होने में भी असमर्थ, जू फेंग जमीन पर गिर पड़े, उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। उफ, यह दुष्प्रभाव वास्तव में कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। जू फेंग ने इस अफवाह के बारे में केवल अन्य खिलाड़ियों से सुना था जिन्होंने बपतिस्मा के छिपे हुए प्रभाव का उपयोग किया था। उन्होंने सोचा कि वे खिलाड़ी बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं और केवल शेखी बघार रहे हैं।
किसने सोचा होगा कि यह सच है और इसके दुष्प्रभाव इस कदर आघात पहुंचा सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस कौशल का दोबारा कभी उपयोग नहीं कर सकेगा? उसकी मानसिकता भले ही काफी मजबूत हो गई हो, लेकिन अब भी जू फेंग को इसका इस्तेमाल करने का थोड़ा पछतावा हो रहा था। उसका वर्तमान रूप किसी लकवाग्रस्त मरीज से अलग नहीं लग रहा था जो अपनी आंखों से सिर्फ छत को ही देख सकता था। ठीक इसी समय जू फेंग ने दूर से एक घबराई हुई आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। फेंग, क्या तुम ठीक हो? झाओ काई ने उसकी ओर दौड़ते हुए उसकी हालत का जायजा लेते हुए पूछना जारी रखा। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। ऐसा कैसे हुआ? जू फेंग का रंग देखकर झाओ काई उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। कुछ समय पहले तक जू फेंग अभी भी जीवंत और उग्र थे तथा युद्ध के मैदान पर हावी थे। हालांकि कुछ ही सेकंड में वह एक लाश से अलग नहीं दिख रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई स्वास्थ्य औषधि है? जू फेंग ने कमजोरी से पूछा। उसकी हील कूलडाउन में थी और वह उसे लेने के लिए मुश्किल से अपनी एक मांसपेशी हिला पा रहा था। हाँ, मेरे पास है। मुझे बस एक सेकंड दो, झाओ काई ने जवाब दिया और अपनी सूची से कई स्वास्थ्य औषधियां निकाली। उसके बाद उसने जू फेंग को थोड़ा ऊपर उठाया और उसे स्वास्थ्य औषधि पीने में मदद की। एक के बाद एक बोतलें पीते हुए जब तक जू फेंग ने 5वीं स्वास्थ्य औषधि पी ली, तब तक उसकी त्वचा धीरे धीरे बेहतर होने लगी। ठीक है, बस इतना ही काफी है, जू फेंग ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि झाओ काई एक और स्वास्थ्य औषधि खोलने जा रहा था। अगर मैं और पी लूंगा तो शायद सब कुछ उल्टी कर दूंगा। क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मुझे पेड़ के पास लिटा दो और बाकी भेड़ियों को मार डालो, जू फेंग ने कहा और नेता की ओर इशारा किया, साथ ही कुछ अन्य भेड़ियों की ओर भी जो जमीन पर निश्चल पड़े थे। मैं थोड़ी मुश्किल में हूं, इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, इसलिए अगर तुम उन पर आखिरी वार करोगे तो तुम्हें जरूर ढेर सारे अनुभव अंक मिलेंगे, उसने समझाया। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कमजोर थी। अपना सिर हिलाते हुए झाओ काई ने यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने बस जू फेंग को उठाया और उसे आराम करने के लिए पास के एक पेड़ पर ले गया, जबकि वह आगे बढ़ा और शेष भेड़ियों पर घातक प्रहार किया। हालांकि उसने काफी अनुभव अंक हासिल किए, लेकिन उसका स्तर वही रहा। 6 तक के स्तर तक पहुंचने के लिए जरूरी अनुभव अंक बहुत ज्यादा थे और वह मुश्किल से 34% के आसपास ही था। फेंग, मैं अब लाश और सामग्री इकट्ठा करने जा रहा हूं, झाओ काई ने हार्वेस्टर के रूप में काम करते हुए कहा। हालांकि सच्चाई यह थी कि भले ही जू फेंग इतनी कमजोर स्थिति में न हो, फिर भी झाओ काई खुद ही सामग्री इकट्ठा करना चाहेगा। अगर उसकी गलती की वजह से ऐसा नतीजा न निकला होता तो शायद ऑपरेशन ज्यादा सही होता। इसके अलावा जू फेंग को खुद पर ज्यादा काम करने और हर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फेंग एक पादरी है और मैं एक बंदूकधारी शूरवीर। तो फिर मैं ज्यादा मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? जरूरी सामान इकट्ठा करते हुए झाओ काई ने खुद को दोषी ठहराया। धीरे धीरे समय बीतता गया और झाओ काई ने कुल लूट की गणना पूरी कर ली। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे 50 से अधिक शैडो वुल्व्स की खाल इकट्ठा करने में सफल रहे और अपना मिशन पूरा किया। बेशक उन्हें अभी भी फियोना को सामग्री सौंपने की जरूरत थी ताकि इसे आधिकारिक रूप से पूरा किया जा सके। उस पेड़ के पास वापस जाते हुए जहां जू फेंग आराम कर रहे थे, झाओ काई ने बताया, फेंग, हमने फियोना के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर ली है। झाओ काई को त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन जू फेंग चुप रहे और उन्हें देखते रहे। अपनी थोड़ी सी ताकत का उपयोग करते हुए जू फेंग ने अपनी हथेली को बगल में जमीन पर थपथपाया। इस तरह के संकेत को ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि जू फेंग उसे बैठने के लिए कह रहे थे। थोड़ी घबराहट और कड़वी मुस्कान के साथ झाओ काई बिना कोई सवाल किए अपनी सीट पर बैठ गया। उसके हाथों में पसीना आने लगा और वह बेचैन हो गया। काई, अपनी गलती पर ज्यादा मत सोचो और खुद को दोष मत दो। हम आखिर इंसान हैं, और कौन इंसान गलतियां नहीं करता? जू फेंग ने कमजोरी से टिप्पणी की। और उन्होंने आगे कहा, खुद को लगातार चुपचाप दोष देने के बजाय उस ऊर्जा का उपयोग खुद को बेहतर बनाने और ऐसी स्थिति को दोबारा आने से रोकने के तरीके सीखने में क्यों न किया जाए? हो स्तब्ध, झाओ काई ने चकित नजर से उसकी ओर देखा। मुझे मत मारो,
जू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और कमजोरी से अपनी उंगली उठाकर उसके माथे पर एक झटका दिया। कार्रवाई धीमी थी, लेकिन झाओ काई ने आसानी से इससे बचने के बावजूद भी चकमा देने की जहमत नहीं उठाई। इस बार झटका ज्यादा जोर का भी नहीं था और उसे झटका महसूस भी नहीं हुआ। फिर भी किसी वजह से उसे यह झटका पिछली बार से ज्यादा दर्द भरा लगा। वजह ये थी कि जू फेंग के शब्द किसी सांत्वना से कम नहीं थे। उसने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया था, बल्कि उम्मीद कर रहा था कि वो इस मुश्किल से उबर जाएगा। फेंग, क्या तुम सचमुच पागल नहीं हो? झाओ काई ने अपने होठों को धीरे से काटा और ऐसा सवाल पूछने का साहस जुटाया। ओह प्लीज, किसी भावुक मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद करो और अपने सामान्य स्वभाव में लौट आओ। जू फेंग ने आंखें घुमाईं और घृणा से भरा भाव प्रकट किया। अभी तुम बहुत घिनौने लग रहे हो, और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारे कुकर्मों का खुलासा कर दूंगा। देखते हैं कि वह तुम्हारी उदासी बर्दाश्त करती है या नहीं। क्या तुम मेरी मुखबिरी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? फेंग, झाओ काई ने अविश्वास से कहा। अगर तुमने मेरी मुखबिरी करने की हिम्मत की या मेरी सबसे बड़ी बहन ने अचानक मुझसे सवाल किया, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। हाँ, ठीक है, मानो तुम मुझे पीट ही दो। शुरुआत में जू फेंग हल्के से हंसा। किसने कहा कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकता? अपनी वर्तमान दयनीय स्थिति तो देखो। झाओ काई मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी भींच ली।